नमस्कार, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आज की इस मैथ की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले क्लास में मैथ में संख्या पद्धति देख रहे थे, यानी कि नंबर सिस्टम, और इस संख्या पद्धति के तहत हम लोगों ने ये सीखा कि संख्या किसे कहते हैं और संख्या का वर्गीकरण। तो संख्याओं का जो वर्गीकरण किया गया है उसी के आधार पे जो हमारा अगला बिंदु बनता है गणित में, वो है कि पूर्ववर्ती संख्या और उत्तरवर्ती संख्या। आखिर हम पूर्ववर्ती संख्या किसे कहेंगे? वर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, और एक होती है आपकी उत्तरवर्ती संख्या। यहां पे हमें देखना है कि जो उत्तरवर्ती संख्या है इसे हम अनुवर्ती संख्या भी कह सकते हैं। अनुवर्ती संख्या, अनुवर्ती संख्या। पूर्ववर्ती संख्या को हम प्रीसीडिंग नंबर और उत्तरवर्ती संख्या को हम सक्सीडिंग नंबर कहते हैं। अब जो पूर्ववर्ती संख्या है, ये पूर्ववर्ती संख्या क्या है और उत्तरवर्ती संख्या क्या है? तो देखें कि मान लीजिए कि आपके पास कोई संख्या है, कोई ए संख्या है, तो इस ए से पहले और ए के बाद, तो जो ए से पहले है यानी कि ये पूर्ववर्ती संख्या जो होगी वो किसी संख्या के बिफोर यानी कि उस संख्या से पहले की संख्या को प्रदर्शित करेगी कि कौन सी संख्या? पूर्ववर्ती संख्या। और उत्तरवर्ती संख्या या अनुवर्ती संख्या उस संख्या को प्रदर्शित करती है जो उस ए के बाद आएगी, यानी कि यह आफ्टर, यानी कि यह बाद में आएगी संख्या। जैसे कि कोई संख्या है 8, तो इस 8 के पूर्ववर्ती और 8 के उत्तरवर्ती, तो जो 8 के पूर्ववर्ती यानी कि बिफोर यानी कि 8 के पहले जो आने वाली संख्या है वो है आपकी 7, और 8 के बाद जो आने वाली संख्या है वो है आपकी 9। अब यहाँ पे हम देखें कि इस पर से प्रश्न कौन से बनते हैं। तो प्रश्नों की जो प्रवृत्ति यहाँ पे होती है वो होती है कि किसी संख्या को देगा और उस संख्या से पहले और उसके बाद यानी कि पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्या पूछेंगे। लेकिन जो प्रश्न बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आता है उसमें एक क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन जो बनता है वो है कि कोई भी प्राकृत संख्या जो बहुत बड़ी हो, तो यहाँ पे हम कभी भी कोई भी प्राकृतिक संख्या बहुत बड़ी नहीं हो सकती। यानी ये कह सकते हैं कि कोई अगर पूछे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो जैसे ही कोई कहता है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, तो यहां पे हम देखें कि जैसे ही कोई बड़ी संख्या खोजी जाएगी तो कन्फर्म है कि उस संख्या के बाद एक उत्तरवर्ती संख्या जरूर आ जाएगी। इसलिए यहां पे अगर कोई कहता है कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, तो इसका उत्तर देने में हम लोग असमर्थ रहेंगे, क्योंकि जो बड़ी संख्या हैं उसकी गिनती करना संभव नहीं है। यानी कि इसको हम कहते हैं कि हम अनंत तक करके छोड़ देते हैं। लेकिन एक क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है एक से संबंधित, यानी कि अगर आपके पास संख्याएं हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे आप अनंत तक चले जाइए, तो यहां पे हम देखेंगे कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो नहीं खोज सकते, लेकिन एक चीज है कि जो प्राकृत संख्याएं हैं उनकी संख्याओं का अगर समुच्चय बनाया जाए तो प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होंगी। यानी कि प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक होंगी और 1 से पहले कोई संख्या नहीं होगी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्राकृत संख्याओं की।
तो 1 से पहले अगर हम रखते हैं शून्य को, तो यहाँ हम जानते हैं कि शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, गिनने के काम में यह संख्या आती नहीं है, क्योंकि इस संख्या के जुड़ने से एक समुच्चय बनता है, सेट बनता है, वो कहलाता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याओं का समूह। लेकिन शून्य यहाँ प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो कैसे प्रश्न बनेंगे? अब प्रश्न आता है 1 से संबंधित, तो कहा जाएगा कि 1 के पूर्ववर्ती, यानी कि प्रीसीडिंग नंबर या बिफोर, यानी कि 1 से पहले प्रश्न आता है कि 1 से पूर्ववर्ती संख्या बताइए, तो हम कहेंगे कि 1 से पहले कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं है। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि 1 किसके उत्तरवर्ती संख्या है। पहला प्रश्न, 1 के पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। और दूसरा प्रश्न है कि जो 1 है क्या वह किसी के उत्तरवर्ती है? तो इसका उत्तर होगा कि यह उत्तरवर्ती संख्या भी नहीं है, यानी कि 1 के पूर्ववर्ती संख्या भी नहीं मिलेगी आपको। तो आंसर याद कर लीजिए कि 1 के पूर्ववर्ती संख्या भी नहीं है, और कहा जाए कि 1 किसके उत्तरवर्ती है, यानी कि 1 किसके अनुवर्ती है, तो इसका भी उत्तर नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि 1 से पूर्ववर्ती जब कोई संख्या है ही नहीं, तो उसके उत्तरवर्ती होने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए यहाँ पे जो पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती संख्याएं हैं, इनमें प्रश्न जो बनता है आपसे वो 1 से जोड़ के बनता है। अक्सर पूछे जाते हैं तो 1 से जोड़ के, क्या कि 1 के पूर्ववर्ती संख्या बताइए, ऑप्शन में दे देंगे 0, 1, 3 और भी संख्या दे सकते हैं। तो हमको याद करना है कि 1 की पूर्ववर्ती कोई संख्या नहीं है, और 1 किसी भी संख्या के उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या भी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पूर्ववर्ती संख्या क्या है और उत्तरवर्ती संख्या। अगले बिंदु को, जो हमारा अगला बिंदु है वो है क्रमागत पूर्णांक। क्रमागत पूर्णांक यानी कि क्रमागत संख्या कह सकते हैं, लेकिन पूर्णांक की बात की जा रही है। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात की जाए। यहां पे हम देखें कि जो हमारे पास शब्द है, इसको देखें कि ये 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यहां पर एक इसमें शब्द है क्रम और एक शब्द है आगत। और यहां पे शब्द है पूर्णांक, यानी कि पूर्ण, और प्लस शब्द है अंक, यानी कि क्रम से आने वाले पूर्ण अंक की बात की जा रही है। तो क्रम से आने वाले कौन कौन से पूर्ण अंक हैं, उनकी क्या विशेषता है। तो क्रम से आने वाले पूर्णांक, तो यहां पे देखा जाए कि जो क्रम से आने वाले पूर्णांक हैं उनको हम क्रमागत पूर्णांक कहते हैं। और कैसे क्रमागत पूर्णांकों को हम निर्धारित करेंगे, क्योंकि इससे आपको पेपर में प्रश्न मिलते हैं। तो कोई भी संख्या कैसे क्रमागत पूर्णांक बन रही है, जैसे देखिए कि कोई भी संख्या हो 1, 2, 3, 4, 5, मान लीजिए ये क्रमागत संख्या है और ये क्रम से आ रही हैं संख्याएं। तो यहां पे एक दूसरे के बीच का अगर हम देखें कि अंतर कितना है, तो यहां पे अंतर 1 का है, यानी कि क्रम से आने वाली जो संख्याएं हैं उनके बीच का जो अंतर होता है वो होता है 1 का। और यहां पे हम देखें कि अगर कोई भी संख्या क्रम से आ रही है तो पेपर में इस पे प्रश्न जो बनेंगे वो पूछते हैं कि 5 क्रमागत संख्या का योग इतना है, या ऐसे पूछा जा सकता है कि 5 संख्याएं क्रम से हैं और उनके बीच का जो संख्या है उसका मान अमुक है, तो बताइए कि अन्य संख्याओं की वैल्यू क्या होगी।
तो इनसे जो प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमको उन क्रमागत संख्याओं की एक श्रेणी बनानी चाहिए। तो जो श्रेणी कैसे बनेगी, उन प्रश्नों को कैसे करेंगे उसको देखा जाए तो मान लीजिए कि यदि x एक क्रमागत, या ये कहें कि x एक कोई पूर्णांक है, यहां पे कहें कि यदि x एक पूर्णांक है तो जो क्रमागत संख्याओं की श्रेणी बनेगी, या ये कहें कि अगला पूर्णांक क्या होगा, तो याद कर लीजिए कि सबसे पहले एक बात को याद करिए कि पूर्णांक क्या है। तो हम पिछले क्लास में देख चुके हैं, या ये कहें कि जिस किसी ने भी पूर्णांक और परिमेय अपरिमेय वास्तविक अवास्तविक इन सभी को नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो में जाइए, वीडियो नंबर 1 और 2 यानी कि 1 और 2 पर जाएंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, जिसके बारे में बताया गया कि पूर्णांक किसे कहेंगे। तो पूर्णांक का अर्थ होता है कि वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त की जा सकें और जहां पे q की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 के बराबर होनी चाहिए, उसे हम पूर्णांक कहेंगे। तो यहां पे हो गया कि यदि x एक पूर्णांक हो तो जो अगला या अगली क्रमागत संख्या कौन सी होगी, इसके लिए एक श्रेणी बनाई जाए प्रश्नों को हल करने के लिए। तो कहेंगे x + 1 x + 2 x + 3, ऐसे आप अनंत तक चले जाएंगे और जिसके आधार पे आपके सामने एक श्रेणी बनेगी, जो श्रेणी होगी वो क्रमागत संख्याओं की। ये एक श्रेणी होगी क्रमागत संख्याओं की। तो आइए थोड़ा देखते हैं क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 और कहीं से भी वो क्रमागत संख्याएं हो सकती हैं। यहां पे हम समझें 10 11 12 13, ये भी आपकी क्रमागत संख्याएं हैं। अब यहां पे देखा जाए कि इनसे जो प्रश्न आते हैं वो प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो थोड़ा इन संख्याओं को गौर से देखा जाए ध्यान से तो हमें कुछ इसमें दिखाई देता है। क्या दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 फिर 2 3 4, ध्यान से देखें तो 1 और 3 होते हैं 4, यानी कि प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं को अगर देखें तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो होगा आपका 4 और उसमें भाग दे दीजिए 2 की तो उत्तर होगा आपका 2, यानी कि बीच की संख्या नजर आ रही है। आइए और देखते हैं, कोई भी संख्या उठाइए, क्रम से 3 संख्याओं को उठाइए, यहीं से उठाइए 4 5 6, तो 4 और 6 को देखिए तो 4 और 6 होता है आपका 10 और उसमें भाग दे दीजिए 2 का तो हो जाएगा आपका 5, यानी कि इन दोनों का योग करके उसमें 2 से भाग दे दें तो बीच वाली संख्या निकल रही है। इसका मतलब है कि क्रमागत संख्याएं अगर 3 हैं, कोई भी 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो उनके प्रथम और अंतिम यानी कि पहले और तीसरे को जोड़ दें और उसमें 2 की भाग दे दें तो हमें बीच वाली संख्या मिल जाएगी। ऐसे कुछ भी कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे 37 38 39, तो हमारे पास ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं। तो इन 3 क्रमागत संख्याओं को देखा जाए तो हमने कहा कि पहली और तीसरी तो 9 और 7 16, 3 3 6 और 1 7 और बटा में कर दीजिए 2। तो जैसे ही हम करते हैं तो आ जाएगा आपका 2 3 6 और 2 8 16, यानी कि आप देख रहे हैं कि योग करके भाग देने पर बीच वाली संख्या निकल रही है। तो यहाँ पे एक निष्कर्ष ये निकलता है हमें कि अगर 3 क्रमागत संख्याएं दी गई हैं कहीं से भी, तो जब 3 क्रमागत संख्या है अगर आपके पास, तो जो बीच वाली संख्या है उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो मध्य की संख्या होगी
मध्य संख्या, उसे हम निकालेंगे कैसे? तो कहेंगे कि प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और बटा में 2, यानी कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो पहली और तीसरी को जोड़ दें और उसमें 2 से भाग दे देंगे तो हमें आपकी मध्य संख्या ज्ञात हो जाएगी। यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हम जो आगे के प्रश्नों को करेंगे उसमें इसकी प्रवृत्ति मिलेगी, यानी कि इस पर आधारित बहुत सारे प्रश्न मिलते हैं जो कि अगर हम नहीं जाने तो वो समस्या उत्पन्न करते हैं। तो हमने ये देखा कि क्रमागत संख्याओं की श्रृंखला कैसे बनेगी, x, x+1, x+2, x+3 करके बनती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये भी चीज़ देखा। अब हम अगले बिंदु को देखते हैं कि जो हमारा अगला बिंदु है वो है क्रमागत संख्याओं के बीच में अगर देखें तो जैसे संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, इसमें हमने अभी देखा कि 3 क्रमागत संख्याओं वाला सिस्टम देखा। अगली चीज है कि इसमें कुछ सम संख्याएं भी हैं और इसमें कुछ विषम संख्याएं भी हैं। तो जो सम संख्याएं हैं और विषम संख्याएं हैं, इनसे भी प्रश्न आते हैं। जो हमारा अगला बिंदु है वो है, शुरू होता है हमारा कि क्रमागत संख्याओं से संबंधित जो है वो है क्रमागत सम संख्याएं। क्रमागत सम संख्याएं यानी कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स। आइए देखते हैं, जैसे कि अगर हम क्रमागत संख्याओं को देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहां पे आपने इसकी श्रेणी बनाना सीख लिया है। अब आता है कि इसमें विषम संख्याएं भी हैं और इसमें सम संख्याएं भी हैं, और इनमें एक खास बात है कि जो सम या विषम की बात करें, अगर सम की भी बात करेंगे तो सम संख्याएं भी 2 के अंतर पे आती हैं और विषम संख्याएं भी आपकी 2 के अंतर पर आती हैं। तो जो क्रमागत सम संख्याएं आएंगी वो हमेशा 2 के अंतर पर ही आएंगी। तो यहाँ पे जो 2 के अंतर पे आ रहे हैं संख्याएं, उनके बारे में बात की जाए तो यहाँ पे देखें कि है कि क्रमागत सम संख्याएं, तो जो क्रमागत सम संख्याएं हैं तो उसमें जो श्रेणी बनेगी वो कैसे बनेगी? तो जो श्रेणी बनती है वो x, x+2, x+4, x+6 अप टू ऐसे जाएंगे। यानी कि जो x है तो x की जो वैल्यू होगी, यहाँ पे मान लीजिए कोई भी संख्या बना लीजिए सम संख्या, तो x की जो वैल्यू, तो यहाँ पे कहेंगे यदि x एक सम संख्या है, तो यानी कि अगर x कोई सम संख्या है तो उस समय अगर हम सम संख्याओं की श्रेणी बनाएं, क्या बोला जा रहा है? सम संख्याओं की श्रेणी तो बनेगी x, x+2, x+4, x+6। यहां पे ऐसी श्रेणी को हमें सीखने का क्या अर्थ है? तो उससे पहले देखें कि अगर मान लीजिए कोई 8 है, तो 8 अगर आपकी सम संख्या है तो इसके आगे आने वाली क्रमागत यानी क्रम से आने वाली अगली सम संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे अगर हम 8 मान लें, जैसा कि बताया गया कि x एक क्या है? सम संख्या, तो अगली आने वाली जो होगी वो होगी 8 धन 2, यानी कि वो होगी आपकी 10। फिर बोला जा रहा है अगली उसकी अगली x की वैल्यू 8, तो 8 और धन 4 बराबर 12, 8 और धन 6 बराबर 14। इस तरीके से इनमें श्रृंखलाएं या ये कहें कि सम क्रमागत संख्याएं बनाई जाएंगी। लेकिन बात आती है कि इस पर प्रश्न कैसे आते हैं। तो यहाँ पे हम देखें
कि जो प्रश्न आएंगे वो कैसे हल करते हैं। तो प्रश्न पूछता है, मान लीजिए अगर पूछा आपसे कि पूछ रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 36 है, तो बताएं उसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, या ये पूछा जा सकता है कि उन 4 संख्याओं को बताइए। तो जैसा कि आपने देखा है कि अगर ऐसा प्रश्न देता है कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 36 है, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें आसानी से ये करना पड़ेगा, इस सवाल करने के लिए, कि इसकी हम लोग श्रेणी बनाए हुए हैं क्रमागत संख्याओं की। क्या? x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। यहां देखें 1, 2, 3 और 4, ये मान लीजिए कि आपके पास 4 संख्याएं हो गई और ये क्रम से हैं। तो इनके प्रश्नों के अनुसार प्रवृत्ति को देखिए कि कह रहा है कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग 36 है, तो हम कहते हैं कि प्रश्नानुसार, यहां पे हम करेंगे प्रश्नानुसार, जोड़ देते हैं x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6। तो यहां और इसकी वैल्यू बताई जा रही है कितनी? 36, तो हम कर लेते हैं 36। अब देखिए कि 1, 2, 3, 4, यानी कि x को जोड़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए कि आम है तो 1 आम, 2 आम, 3 आम और 4 आम। तो x यानी कि जो चर पद हैं उनको एक साथ जोड़ते हैं और अचर पद को एक साथ जोड़ते हैं। तो 1 आम, 2 आम, 3 आम और 4 आम, तो यहाँ पे हो गया आपका 4 आम धन यानी कि 4x, 2, 4, 2, 6 और ये 6, 6, 12 और बराबर आपका कितना दिया हुआ है? 36। 4x इक्वल टू 36, ये उधर जाएगा तो -12, तो 4x इक्वल टू 6 में से 2 गया 4, 3 में से 1 गया 2, यानी कि x इक्वल टू 24/4, यानी कि एक वैल्यू निकल के आ गई x इक्वल टू, इसकी भाग दे देंगे जो 4 छक्का 24, यानी कि x की वैल्यू आ गई 6। तो जैसे ही x की वैल्यू 6 आ गई तो हमने माना था कि 4 क्रमागत संख्याएं, एक x है, दूसरी x प्लस 2 है, तीसरी x प्लस 4 है, चौथी x प्लस 6 है। तो आइए इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो x की वैल्यू 6, यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू 6 प्लस 2 यानी कि 8, 6 प्लस 4 यानी कि 10 और 6 प्लस 6 यानी कि 12, और इसे अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा आपका 36 के बराबर, यानी कि पहली यानी कि सबसे छोटी संख्या 6 है, सबसे बड़ी संख्या 12 है और बीच की दो संख्याएं हैं वो 8 और 10। यानी कि इस तरीके के प्रश्नों को करने के लिए ही हमें ये क्रमागत सम संख्याओं की जो श्रेणी है उसे बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस पर आधारित जो प्रश्न होंगे उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। यहाँ पे केवल एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा क्रमागत सम संख्याएं। आगे देखते हैं क्रमागत विषम संख्याएं। तो क्रमागत विषम संख्याएं कैसे बनाई जाएंगी, जिसको कि हम ऑड नंबर भी कहते हैं। ऑड नंबर वो भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। तो क्रमागत विषम संख्याओं के लिए कहा जाए कि यदि x एक विषम संख्या है तो इसके बाद अगर x एक विषम संख्या है तो इसके अगली आने वाली जो क्रमागत संख्या होगी उस संख्या की जो श्रेणी बनेगी वो बनेगी x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8 अप टू आगे तक हम चले जाएंगे।
क्या बताया जा रहा है, x x प्लस 2 2 4 6 8 इसलिए आ रहा है क्योंकि सम संख्या की श्रेणी हो या विषम संख्या, उनमें जो अंतर होता है सम संख्या और विषम में 2 का अंतर होता है, इसीलिए 2 2 4 2 6 2 8 इस पर बात की जा रही है। अब ये जो क्रमागत विषम संख्याओं की श्रेणी बनी है, इस पर कैसे प्रश्न पूछेंगे। अगर हम इसमें श्रेणी को भी देख लें तो मान लीजिए कि x बराबर 3, तो अगली संख्या जो आएगी क्रम से, तो 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, 3 प्लस 6 इक्वल टू 9 और 3 प्लस 8 इक्वल टू 11। यानी कि यहाँ पे एक विषम संख्याओं की श्रेणी बन गई है और वो क्रम से विषम संख्याएं आ रही हैं, इसलिए इस सूत्र को भी याद रखिए। और दूसरी चीज क्या है कि इस पर जो प्रश्न कैसे आएंगे उसको भी एक सामान्य से देख लेते हैं। जैसे एक प्रश्न इस पर बनता है, या ऐसे कर लेते हैं, एक प्रश्न देखते हैं कि यदि 4 क्रमागत संख्याएं कोई भी हो, तो कह रहा है एग्जाम्पल के तौर पर, यदि 4 क्रमागत संख्याएं हैं और उन 4 क्रमागत संख्याओं का जो योग है, यदि 4 क्रमागत संख्याएं हैं और उनका जो योग है वो ऐसा करते हैं 56 मान लेते हैं, उसका योग जो है 56 है। तो बताइए उनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और बीच की संख्याएं कौन सी हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए ही उस श्रेणी को बनाने की जरूरत है। तो हमने देखा है कि माना वे 4 संख्याएं हैं, पहली संख्या विषम x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, 4 संख्याएं हैं और इनका योग कितना है 56। तो प्रश्नानुसार करेंगे x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 इक्वल टू 56। आइए देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, 4x प्लस 2 4, 2 और 4 6 और 6 12 बराबर 56। 4x 56 माइनस इधर चला जाएगा 12, पक्षांतर करने पे चिन्ह बदल जाते हैं अंकों के, इस बात को भी याद रखिएगा। 6 में से 2 गया 4, 5 में से गया 4, यानी कि x बराबर हो गया 44 बटा में 4, यानी 4 से 4 एकम 4, 4 एकम 4, यानी कि ये आपका आ जाएगा उत्तर, यानी कि x बराबर आ गया आपका 11। और हमने श्रेणी बना रखा है ये। तो यहाँ देखें कि श्रेणी x की वैल्यू 11, तो यहाँ पे x की वैल्यू रख दीजिए 11, और दूसरी जो होगी 11 और धन 2, यानी कि आपका होगा 13, 11 और 4 15, 11 और 6 17, यानी कि वे 4 क्रमागत जो संख्याएं हैं वो 11 13 15 और 17 होंगी। यानी कि इस प्रश्नों की प्रवृत्ति जो बन रही है उसमें हमको एक क्रमागत संख्याओं की श्रेणी का ज्ञान होना जरूरी है। इसी के लिए हम लोग ये संख्याओं के यानी कि संख्या पद्धति से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट हैं उसको बारीकी से समझ रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को अगर इसमें समस्या होती हो तो आप इसके पिछले लेक्चर को जरूर देखिएगा। आइए हम अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। जो अगला बिंदु है वो है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कैसे पूछते हैं इसमें प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति यह है कि जैसे कहा कि इन्होंने प्रथम 5 संख्याओं का योग ज्ञात
कीजिए। तो प्रथम 5 संख्याओं को हम आसानी से लिख सकते हैं, 1 धन 2 धन 3 धन 4 धन 5। अब इनका योग निकालना है तो 1 और 2 3, 3 3 6, 6 4 10, 5 आपका आ गया उत्तर 15। लेकिन यहाँ पे समस्या तब आएगी जब प्रश्नों की प्रवृत्ति ये हो कि पूछा जाए कि प्रथम 205 यानी कि प्रथम 205 संख्याओं का योग ज्ञात करना हो, तो हम पेपर में क्या करेंगे कि 1 से लेकर 205 तक की संख्याओं को लिखेंगे, और जब लिखेंगे तो उसमें हमारा अच्छा समय लग सकता है, अच्छा खासा। तो ये जो समय लगेगा और उत्तर भी सही नहीं आएगा क्योंकि बड़ी नंबर जोड़ने हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र है n+1/2। क्या है? n जो पूछी गई संख्याएं हैं उनका वैल्यू है। तो 10, 15, 20, 200, 300 ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो वहां पे n की वैल्यू वो होती है। अब जैसे पूछा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 5 यानी कि जो n है वो है आपका 5, तो वैल्यू रख देते हैं सूत्र में। तो 5 का योग निकालना है तो n बराबर 5, 5 धन यहाँ पे देखें 1 और बटा में आपका 2, तो 5 गुणित 5 और 1 6 और बटा में 2, 2 तिहाई 6 यानी कि 5 तिहाई 15। इस सूत्र की मदद से हम आसानी से बड़े बड़े संख्या यानी कि क्रम से आने वाली जो संख्याएं हैं उनका योग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर पूछा जाए कि प्रथम 215 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो प्रथम 215 संख्याओं 15 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सूत्र है हमारे पास n+1/2, तो n की वैल्यू 215, 215 धन 1 और बटा में आपका 2। आइए 215 गुणते 216 बटा में 2, 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, 215 गुणते 108। अब यहाँ पे हम इसका गुणा करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 23,220, यानी कि इतने संख्याओं का योग हम अगर बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलें तो संभव नहीं है, और हमने जब इस सूत्र का प्रयोग किया तो वो आसानी से लग गया। आइए आगे देखते हैं कि जो क्रमागत संख्याएं होंगी उन क्रमागत संख्याओं में हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें कुछ तो आपकी सम संख्याएं होंगी और इसमें कुछ आपकी विषम संख्याएं होंगी। तो कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि प्रथम 20 क्रमागत सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यह पूछा जा सकता है कि प्रथम 15 सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो उस स्थिति में हमें फिर यहाँ पे एक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या है कि यदि अगर पूछता है आपसे कि जो सम संख्याएं हैं और विषम संख्याएं हैं, तो जो सम संख्याओं की बात करेगा और यदि विषम संख्याओं की, तो कैसे? प्रथम n विषम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, और एक है प्रथम n सम संख्याओं का योग। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी क्रमागत श्रेणी में या प्राकृतिक संख्याओं की अगर क्रमागत श्रेणी है तो उसमें कुछ सम संख्याएं होती हैं और कुछ विषम संख्याएं होती हैं। तो जो प्रथम n सम संख्याएं होंगी उनके लिए हम n² का प्रयोग करेंगे। समझे? विषम के लिए हम n² का प्रयोग करेंगे, और जो सम संख्याएं होंगी उनके लिए n+1 का प्रयोग करेंगे। प्रथम n विषम संख्याओं का योग n²। जैसे अगर कोई कहे
कि प्रथम 5 विषम संख्याएं, प्रथम 5 विषम संख्याएं, इसको हम लोग अगले साइड से देखते हैं स्लाइड पर कि एग्जाम्पल है प्रथम 5 विषम संख्याओं का योग। तो प्रथम 5 विषम संख्याओं के योग के लिए हम प्रथम 5 विषम संख्याओं को खोजते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 विषम संख्याएं हैं और इनका हम योग करें तो 1 + 3 + 5 + 7 + 9। तो 3 1 4, 5 4 9, 9 7 16 और 16 और 9 25। ये आपका प्रोसेस है। अगर आप इस तरीके से प्रथम 240 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना हो तो आप इस प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जो आपने इसके पहले सूत्र लिखा है n², इस n² के माध्यम से निकालने की कोशिश की जाए तो प्रथम 5, तो जो n की वैल्यू है वो है आपकी 5, तो हम कर देंगे 5 का वर्ग, तो ये हो जाएगा आपका 25। इसी तरीके से और भी प्रश्नों को देखा जा सकता है, जैसे बोला जाए प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग। छोटी संख्या इसलिए लिया जा रही है कि कैलकुलेशन हमसे आसानी से हो सके, और बड़ी संख्याओं को लिया जाएगा तो कैलकुलेशन होगा लेकिन टाइम टेकिंग होगा, इसलिए हम लोग छोटी संख्या, जैसे मान लीजिए कि प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग। तो 3 विषम 1 3 5 जोड़िए, 1 धन 3 धन 5, 3 1 4 और 4 और 5 बराबर 9। आइए सूत्र पे रखते हैं प्रथम 3 विषम संख्याओं का योग, तो n बराबर हो गया 3 और 3 का कर देंगे स्क्वायर, तो आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू होती है 9। यानी कि प्रथम n विषम संख्याओं को याद करने के लिए उनके योग को हम n² का प्रयोग करेंगे। उसी तरीके से हमारा दूसरा पार्ट था प्रथम n सम संख्याओं का योग, जिसके लिए आपने पीछे सूत्र लिखा है, यहाँ पे आपने सूत्र देखा n+1। तो देखिए कि प्रश्न पूछा जाए कि प्रथम 4 सम संख्याओं का योग ज्ञात करें, का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 4 सम संख्याओं का योग, तो प्रथम 4 सम संख्या खोजते हैं 2 4 6 और 8। तो इनके योग को ज्ञात किया जाए 2 धन 4 धन 6 धन 8। तो 4 2 6 और 6 6 12, 12 और 8 20। ये भी प्रोसेस है, लेकिन अगर जो सूत्र आपने देखा, सूत्र क्या है n+1। तो n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 4 धन 1, 4 गुणते 4 और 1 5 बराबर 20। आप जैसा कि देख रहे हैं कि 4 4 धन 1 बराबर 4 गुणते 5 बराबर 20, यानी कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके आधार पे भी और जो आपका सूत्र बना हुआ है उस पर भी आपने देखा कि प्रथम 4 सम संख्याओं को ज्ञात किया जा सकता है। बेसिक में आप इन सूत्रों को, इन कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, इसलिए क्योंकि इसी के आधार पे जो हमारे टफ क्वेश्चन बनते हैं, जिसको एसएससी सीजीएल और भी जो वैकेंसियां होती हैं जिसमें टफ होते हैं, तो इन्हीं को बेस बनाया जाता है। अगर ये तैयार नहीं है तो हम वहाँ पे क्या करते हैं कि ट्रिक डायरेक्ट पढ़ते हैं और उसमें हमको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। इसलिए आप इन बेसिक चीज़ों को सीखिए, फिर इसके बाद हम लोग उन टफ क्वेश्चन को भी करेंगे जो आपके एसएससी सीजीएल आदि में आए हुए हैं। इसमें क्या होगा कि आप एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोगों का बिंदु है, पेपर में पूछता है, जैसे कि अभी आपने देखा कि प्रथम n संख्याओं का योग,
एक प्रश्न बनता है कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि पूछा जा सकता है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, वर्गों का योग। जैसे प्रश्न है कि पूछ दिया कि प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। क्या पूछा, प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं को पहले लिख लीजिए। तो पहले लिखेंगे प्रथम 4 प्राकृत संख्या 1 2 3 4। अब प्रश्न कह रहा है कि उनके वर्गों का योग, क्या कह रहा है, वर्गों का योग। तो वर्ग करिए, 1 का वर्ग धन 2 का वर्ग धन 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। जोड़ देते हैं, 4 और 1 5, 5 और 9 14, 14 और 6, 6 4 10, 1 2 और 1 30। यानी कि जो इसका आंसर हुआ कि प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग वो होता है आपका 30। लेकिन इस तरीके से अगर दे देता है प्रथम 10 संख्याओं के वर्गों का योग, इस तरीके से अगर दे देता है प्रथम 200 संख्याओं के वर्गों का योग, तो वहां पे हमें समस्या होगी। इसलिए इसके लिए हम इससे संबंधित जो सूत्र है उसको देखें। तो जो इसका सूत्र बनता है वो है n प्लस 1 टू n प्लस 1 अपान 6। आइए देखते हैं n क्या है, जितनी प्राकृत संख्याओं के बारे में पूछ रहा है उसकी संख्या है। तो आइए इसी सूत्र को इस सूत्र में इस संख्या को रखते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू हमारे पास है 4। सूत्र में क्या है, n, यानी कि 4 प्लस 1 2 इंटू 4 प्लस 1 अपान 6। आइए देखते हैं, 4 प्लस 1 इंटू 5, फिर यहाँ पे ब्रैकेट इंटू का चेंज हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 9 और बटा में आपका 6। काटते हैं इसे हम, जब काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 और ये 3 एकम 3, 3 लिख के 9, 5 दूनी 10 और 10 तिहाई 30। आप देख रहे हैं कि दोनों प्रोसेस से हमारे उत्तर सेम आ रहे हैं। तो इस तरीके से हम प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज और है कि जो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हम निकाल रहे हैं उसमें सम संख्याएं भी हो सकती हैं और विषम संख्याएं भी हो सकती हैं। तो कभी कभी पूछ सकता है कि प्रथम n प्राकृत संख्या यानी कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। क्या पूछा जा सकता है, प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो यहां पे प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों के लिए, और क्या सम संख्याओं को बोल रहा है, जैसे प्रथम सम संख्या तो 2 4 6। मान लीजिए कि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं की बात की जा रही है, प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है। तो 2 का वर्ग करेंगे तो होगा आपका 4, फिर यहाँ पे 4 का वर्ग करेंगे तो होगा आपका 16 और 6 का वर्ग करेंगे तो होगा आपका 36। और चूंकि वर्गों का योग है प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो जोड़ देते हैं। तो 4 और 6 10 और 6 16 को 6 हासिल 1, 3 और 1 4 और 1 5, उत्तर आपका हुआ
56। यानी कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग होगा वो होगा 56। इसी तरीके से पूछा जा सकता है कि प्रथम 30 प्राकृत यानी कि 30 संख्या है वो सम भी हो सकती हैं और विषम भी। तो प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो हम इस तरीके से जब लिख के करेंगे तो हमारे उत्तर आ जाएंगे। लेकिन इसको हम और आसान करने के लिए जिस तरीके से इस सूत्र का प्रयोग किया गया है उसी तरीके से एक सूत्र का और प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। करना कुछ नहीं है, जो सूत्र आपका ये है उसी सूत्र में हम कुछ चीज़ों को जोड़ देते हैं, तो बनता है 2n n+1 2n+1 अपान 3। अब इस सूत्र में उन चीजों को रखा जाए। प्रथम 3 प्राकृत, चूंकि सम है तो सम संख्याओं का योग, तो 3 प्राकृत सम संख्याओं का योग, तो सूत्र में जो 3 है वो n की वैल्यू है, तो 2 × 3 ब्रैकेट में 3 + 1 और 2 × 3 + 1 और अपान पूरे का है आपका 3। आइए देखते हैं, यहाँ पे 2n है, 3 दूनी 6, 3 और धन 1 4, तो गुणते 4, फिर 3 दूनी 6 और 1 7, बटा में आपका है 3, 3 × 1 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 8 7, 4 दूनी 8 और 8 7 56। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो पुराना प्रोसेस है वो और जो नया सूत्र है उससे दोनों के उत्तर सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से ये निकाल चुके कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकलेगा। उसके लिए सूत्र है हमारे पास n+1 2n+1 अपान 6, और प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का जो सूत्र है वो है आपका 2n n+1 2n+1 अपान 3। अब अगर सम संख्याओं का निकाल चुके हैं और प्राकृत संख्याओं का निकाल चुके हैं, तो यदि पूछता है विषम संख्याओं का योग, तो यहां हम देखें कि अगर हमारे पास विषम संख्याओं को भी पूछ सकता है, तो प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो हम क्या करेंगे कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों को निकाल लेते हैं, यानी कि n n+1 2n+1 अपान 6, और इस प्राकृत संख्याओं में से अगर हम सम संख्याओं को घटा दें तो वहां पे हमें n विषम संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। तो माइनस कर सकते हैं इसको, 2n n+1 2n+1 अपान 3। तो यहाँ पे जो हमारे पास सूत्र निकल के आएगा कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग, तो आप ये सूत्र क्या है आप इसी के माध्यम से उसको आसानी से निकाल सकते हैं। इसलिए अब देखते हैं कि हमारे पास 1 2, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको विषम संख्याओं को पूछता है तो प्राकृत संख्याओं को के वर्गों को निकालिएगा और उसके बाद सम संख्याओं को निकाल लीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जो ये प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग है उसे कैसे निकाला जाता है। एक बिंदु और बचा हुआ है कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। प्रश्न क्या है पूछा जा सकता है, प्रथम n जैसे पूछ दिया कि प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के
घनों का योग ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं के घनों, क्योंकि बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग छोटा कैलकुलेशन लेते हैं। प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात करना है, घनों का योग। तो आइए देखते हैं, सामान्य सा सूत्र है यहाँ पे। क्या सूत्र नहीं, हम पहले बेसिक से देखते हैं। तो प्रथम 3 प्राकृत संख्या 1, 2 और 3। अब सूत्र क्या, अरे सवाल क्या कह रहा है, घन। तो 1 का क्यूब धन 2 का क्यूब और धन 3 का। 1 का 1, 2 का 8 और 3 का 9, 27। जोड़ देते हैं, 8 1 7, सॉरी 8 1 9, 9 7 16 और 2 और 1 3 36। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि प्रथम 3 प्राकृत संख्याओं के घनों का जो योग है वो है 36। अब अगर मान लीजिए छोटा पूछा तो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर बड़ा पूछा, जैसे प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग ज्ञात कीजिए, तो इसके लिए हम एक सूत्र का प्रयोग करते हैं जिससे ये आसान हो जाएगा। वो हमारा जो सूत्र है n+1 अपान, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि ये जो सूत्र बन रहे हैं हमारे, वो पीछे के सूत्रों से जोड़ते हुए कॉन्सेप्ट को बना के याद करिएगा। तो क्या है, n+1 अपान 2 और पूरे का होल स्क्वायर। जैसे पूरे का होल स्क्वायर, इसी को इस सूत्र में रखते हैं। जहां n की वैल्यू 3 प्राकृत संख्या है तो रखा जाए n का मतलब 3, 3 धन 1 बटा में 2 और पूरे का होल वर्ग। 3 3 और धन 1 4 और बटा 2 और पूरे का होल वर्ग। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 का वर्ग बराबर आपका 36। आप देख रहे हैं कि इस सूत्र के रखने पर भी आपके उत्तर 36 आ रहे हैं। अब एक बात है कि इन सूत्रों को आप बाकायदा दिमाग में बैठाइएगा और इससे संबंधित आप प्रश्नों को करिएगा। हम लोग अगले लेक्चर में इससे संबंधित जितने तरह के प्रश्न बन सकते हैं उन प्रश्नों को देखेंगे और जो प्रैक्टिस है उसको जारी रखेंगे। तो हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं प्रैक्टिस के साथ। धन्यवाद।